हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ये पता लगाना कि हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू सम इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने कहा भी था प्रेफरेंशियल डिपोजिशन में, हमने ये कहा था, मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। हमने ये कहा था कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस में हमें दो बातें पता करनी होती हैं। क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछे जाते हैं, कौन, कितना। हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और दूसरा कितना, कितना ऑब्टेन होगा कैथोड पर एनोड पर। कितना तो हमने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। कौन, हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बारे में हमने प्रेफरेंशियल डिपोजिशन की बात की थी। तो हमने कहा था अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो जनरली रिडक्शन का अधिकार पहले होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का अधिकार पहले होता है। ये सब बातें बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए भी थे, ऑर्डर भी बताया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे मान लो ये हो गया सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहां मान लो इलेक्ट्रोड ले लिया कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, यूजुअली इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। रिएक्शन एट, मान लो कैथोड, रिडक्शन क्या होना है, रिएक्शन एट एनोड। सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, रिएक्शन एट कैथोड क्या है, रिएक्शन एट एनोड क्या है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन कितनी अमाउंट में ऑब्टेन होगा। पहले ये तो पता चले कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इज ए नोबल मेटल, रिएक्ट नहीं करता आसानी से। तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर क्या होगा, कॉपर आयन भी है सॉल्यूशन में और वाटर भी है। नहीं, वाटर से पहले कौन रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ विल अंडरगो रिडक्शन टू गिव कॉपर सॉलिड, कॉपर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड। तो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। सल्फेट आयन से पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर। सब सिखा चुके हैं आपको। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, 2H2O लिक्विड विल गिव O2 गैस प्लस 4H प्लस 4E, और इसकी वजह से सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि pH कितनी हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की। थोड़ा बहुत आयनिक भी आ जाता है इन चीज़ों में। तो IIT एडवांस तो करता ही है। JEE एडवांस्ड में वो कई बार 2 चैप्टर को क्लब करके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो थोड़ा सा बच्चे का इंटीग्रिटी चेक कर पाएँ कि उसकी डीप नॉलेज है या नहीं है। JEE मेन में ऐसा नहीं होता, वो तो एक ही टॉपिक को पकड़ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं रिलेटिवली। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द O2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, तो बस इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, देखो कितने मोल्स बने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इवॉल्व्ड। क्वेश्चन लेंगे तो बात कहेंगे। और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होता प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे, इनर्ट। हाँ, स्पेशल केस अगर हो, कौन सा, मरकरी का कैथोड अगर इस्तेमाल किया जाए, जैसा हमने बताया भी था, ब्राइन सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो फिर तो सोडियम आयन का रिडक्शन होता है। सोडियम मेटल मिलती है जो कि मरकरी में डिजॉल्व होने के बाद सोडियम अमलगम बनाती है, उसको अलग कर लिया जाता है पानी से। उसको जब वॉश करते हैं, मिलाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड विच इज ए इंपॉर्टेंट केमिकल। अभी तो खैर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो सोडियम आयन का तो रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। तो वाटर का रिडक्शन H2 गैस प्लस 2OH माइनस, वाटर का ही रिडक्शन, और सल्फेट आयन का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वाटर का ही रिडक्शन, वाटर का ही ऑक्सीडेशन। तो 2H2O लिक्विड, O2 गैस प्लस 4H प्लस 4E। अच्छा, कभी कभी सुनो, अब यहीं पे साथ में आपसे कोई पूछ लगे, बताओ व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2।
per mole of O2 how many moles of electrons are lost or gained? 4 electrons, 4 moles of electrons. So what is the valency factor of O2? 4. अच्छा यही पूछ लें, बताओ व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2? द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना? 2. क्यों? पर मोल ऑफ H2 हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड? 2 moles. So that is a valency factor. So what is the valency factor of a substance? Number of moles of electrons lost or gained per molecule या per mole. तो वो कहलाएगा वैलेंसी फैक्टर. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2 is 2. वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 in this case is 4. अच्छा और एग्जाम्पल लें, जैसे एक्वस NaCl. तो ये तो हमने ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ा भी था. सोडियम आयन का तो रिडक्शन होता नहीं है, प्लेटिनम इनर्टी ले रहे हैं, तो फिर सोडियम आयन का नहीं, वाटर का रिडक्शन होगा. H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट प्लस 2OH माइनस. और क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, 2Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ एंड यू विल गेट Cl2 गैस इवॉल्व्ड आउट प्लस 2E. तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी? बेसिक नेचर, क्योंकि OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं और सॉल्यूशन को क्या बनाएंगे? एल्केलाइन बेसिक. इनको जरा डिवाइड भी कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कोई. So like that you do. और एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो CH3COONA कार्बोक्सिलेट आयंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ. सोडियम सॉल्ट मान लो, ये सोडियम एसीटेट, इसे बोलते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस. कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं इसको. सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने का मेथड होता है ये. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे हैं जो कि इनर्ट है. तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में रिडक्शन, अब यहां पर सोडियम आयन का तो रिडक्शन होगा नहीं, तो वाटर अंडरगोज रिडक्शन टू फॉर्म H2 गैस प्लस 2OH माइनस. और एसीटेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है, एसीटेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो 2CH3CO माइनस, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनाता है C2H6 गैस प्लस 2CO2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये भी गैस मिली, ये भी गैस मिली. सिमिलरली अगर मान लो HCOONA का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, और एग्जाम्पल देखो, तो इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो सोडियम आयन का तो रिडक्शन होगा नहीं, तो वाटर का तो रिडक्शन होगा और क्या मिलेगा? H2 गैस प्लस 2OH माइनस. और फॉर्मेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, और फॉर्मेट आयन का ऑक्सीडेशन 2HCO माइनस, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यू विल गेट H2 गैस प्लस 2CO2 गैस. सो लाइक दैट इट विल बी. क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूरा एक साथ ही पढ़ लेंगे कि सोडियम एसीटेट और सोडियम फॉर्मेट का जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन ऑब्टेन. ये बड़े कॉमन एग्जाम्पल थे. एक मैं बड़ा स्पेशल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, वो मेटलर्जी में भी बहुत काम आता है. उसमें एनोड पे ही अटैक हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस. क्या है वो? ये सब तो नोट करो, ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से. लॉजिक सब पढ़ा चुके हैं आपको हम, तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करा के पूछेगा तो ये नहीं बताएगा किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन. तो गाइस इसको नोट करो, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लेने वाला हूं, नोट इट डाउन. यहीं पे एक बात पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर.
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है, इस तरीके से की जाती है कि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर सल्फेट का, और एक प्लेट ले लेते हैं हम प्योर कॉपर की, और रॉड ले लेते हैं हम इस टाइप से। This is copper sulfate aqueous solution. This is pure copper plate, which is cathode here. This is impure copper rod, blister copper, which is percentage purity is of the order of nearly 98%. impure copper है ये, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो जाता है, कॉपर आयन यहाँ चला जाएगा और ये मेटल डिसॉल्व हो जाती है, मेटल ही डिसॉल्व होने लगती है, बताएंगे क्यों। एंड दिस फॉर्म्स कॉपर 2+, ऑक्सीडेशन हो गया, इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व होता है और नीचे a kind of mud is accumulated. This is called anode mud. This is called anode mud. Below anode contains precious metal impurities like silver, gold, प्लैटिनम, बिस्मिथ, इस टाइप की मेटल्स जो हैं वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, या सेलेनियम एटसेट्रा, ऐसे ये ले लो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सेलेनियम, इस तरह की इम्प्योरिटीज हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो गाइज यहां जरा देखें, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में कर क्या रहे हैं यहां पर। पर्पस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का मतलब कॉपर को प्योरीफाई करना। पर्पस टू प्योरीफाई रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अच्छा, क्या आपने क्या किया, आपने प्योर कॉपर की प्लेट ले ली, जिसे कैथोड बना दिया, और वो जो इम्प्योर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर इसलिए बिकॉज स्मॉल ब्लिस्टर्स आर देयर, होल्स आर देयर ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ द डीगैसिंग। जब गैसेज इवॉल्व होती हैं ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन तो स्मॉल होल्स क्रिएट हो जाते हैं सरफेस पर कॉपर के, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर रॉड है ब्लिस्टर कॉपर की, प्योरिटी 98% है। कॉपर कई बार बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए होता है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब मान लो ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इन वायर्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटी बैंड्स आ जाते हैं। इसमें बैंड मॉडल में ये बात पढ़ाई भी जाती है मेटालिक बॉन्डिंग में, तो इम्प्योरिटी बैंड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाती है एंड लॉसेज विल बी मोर, इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेज आ जाते हैं। तो इसका मतलब कॉपर शुड बी एज मच प्योर एज पॉसिबल, समथिंग लाइक 99.9% प्योर। तो 99.9% प्योर कॉपर बनाने के लिए ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करी जाती है। डायरेक्टली ब्लिस्टर कॉपर कैन नॉट बी यूज फॉर द एंड यूज ऑफ मेटल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो क्या करते हैं, जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसे एनोड बनाते हैं। सो दिस इज एनोड। याद रखो, जिस मेटल को प्योरीफाई करना हो वो एनोड बनेगा, और कैथोड हम जो है प्योर कॉपर की प्लेट बना देते हैं। यहां पर होगा क्या, देखें जरा, पॉसिबिलिटीज एट कैथोड। तो कैथोड पे तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वाटर का रिडक्शन हो या कॉपर 2+ का। जब कॉपर 2+ पढ़ाई है
तो फिर तो कोई और चांस बनता ही नहीं, कॉपर सॉलिड बन जाएगा और इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है। आपको तो पता है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा रिडक्शन का, उसका रिडक्शन का अधिकार पहले, जबकि वाटर नहीं होगा। वाटर भी हो सकता है, वाटर भी प्रेजेंट है, रिडक्शन होगा तो क्या देगा H2 + 2OH माइनस, और यहाँ से E0 रिडक्शन की वैल्यू आ जाती है, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट। तो ऑब्वियसली 0.3 वोल्ट इज मोर, सो दिस विल अकर, दिस अकर्स। देखूं कट तो नहीं रहा एंड में, वो जरा चेक कर लूं, नहीं बच गया, दिस अकर्स। तो कैथोड पर तो कोई डाउट ही नहीं है। सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कॉपर आयन तो है ही, कॉपर आयन विल अंडरगो रिडक्शन एंड कॉपर विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन दिस कॉपर प्लेट, मेटल प्लेट पर कॉपर चिपकना शुरू हो जाएगा। अच्छा एनोड पे क्या हो सकता है जरा देखें, पॉसिबिलिटीज एट एनोड, पॉसिबिलिटीज एट एनोड, एनोड पर क्या क्या हो सकता है। अच्छा वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, पानी तो है ही, पानी तो रिडक्शन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी, तो O2 गैस प्लस 4H प्लस 4E, और ये E0 ऑक्सीडेशन जो है वो वैल्यू आती है कितनी, -1.23 वोल्ट। अच्छा और क्या हो सकता है, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। E0 ऑक्सीडेशन हाईली नेगेटिव, -2 वोल्ट और समथिंग होता है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये ना हो पाता। एक और पॉसिबिलिटी है, ध्यान दो तो, क्या पॉसिबिलिटी, वैसे इंडिकेट भी किया मैंने भाई, एक तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता था, नहीं -1.23 वोल्ट है, सल्फेट आयन भी तो प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाए और ये मार्शल एसिड का एनायन बन जाए, नहीं ये भी नहीं हो पाता। एक मिनट फोन आ गया, इसको स्विच ऑफ कर। तो नहीं ये भी नहीं, मार्शल एसिड का एनायन नहीं बन पाता एंड द पोटेंशियल इज हाईली नेगेटिव। एक और पॉसिबिलिटी है, ढूंढो कौन सी, अरे ये रॉड जो है ना, ये जो है कॉपर की रॉड, यही ऑक्सीडाइज हो जाए, तो कॉपर की रॉड ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या देगा, कॉपर 2 + एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 ऑक्सीडेशन कितना हुआ, -0.34 वोल्ट। सी इन तीनों में सबसे ज्यादा हायर पोटेंशियल कौन सा ऑक्सीडेशन का, ये वाला। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आसान तो यही है रिएक्शन, और यही होती है दिस रिएक्शन अकर्स। दिस रिएक्शन अकर्स। तो गाइस कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+, और उसका पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है। वाटर से आसानी से कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सल्फेट आयन तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत हाईली नेगेटिव पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन का अधिकार उसका पहले है, तो कॉपर की रॉड ही घुलनी शुरू हो जाएगी, इट विल ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+। तो ये रॉड ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर 2+ तो सोल्यूशन में आने शुरू हो जाएंगे। बट जब मेटल डिसलॉज होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर आयन यहाँ चिपकता जाएगा, कैथोड की प्लेट जो है इस पर चिपकता जाएगा कॉपर का मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये रॉड जो घुलती जाएगी तो ये रॉड पतली होती जाएगी, इसका मास घटेगा। बट इस रॉड के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सेलेनियम टाइप की, जो कि मच लेस एक्टिव हैं, इनर्ट मेटल हैं। तो ऑब्वियसली कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मान लो सिल्वर का पार्टिकल चिपका हुआ था यहाँ, अरे मेटल के अंदर होगा, जब ये डिसलॉजिंग होगी तो पार्टिकल भी छूट के गिरेगा, तो मगर सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में नहीं होगा, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ एनोड के नीचे। गोल्ड का पार्टिकल भी नीचे इकट्ठा हो जाएगा, सेलेनियम भी नीचे हो जाएगा, प्लेटिनम भी ऑक्सीडाइज ना होने की ये प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, दे आर नोबल मेटल्स। अगर ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते तो सोने चांदी की ज्वेलरी क्यों बनती, क्यों ज्वेलरी बनती, प्लेटिनम क्यों इतना, वो तो हवा ही ऑक्सीडाइज कर देती उनको, नहीं, दे आर नोबल मेटल्स, इनर्ट मेटल्स। तो सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऑक्सीडाइज नहीं होते, और वो एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मड, एनोड मड। नाम को एनोड मड है, इंप्योरिटीज हैं।
इसके अंदर सोना चांदी है, सोना चांदी च्यवनप्राश टाइप। ये तो बहुत ही प्रेशियस मेटल्स हैं और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब मेन प्रोडक्ट तो नहीं है, बट साथ में कुछ और मिल गया जो कि कॉस्ट, जो कि अच्छा उसकी कॉस्ट है, तो ये ओवरऑल प्रोडक्शन या रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर की कॉस्ट को घटा देता है। दिस इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो मेन प्रोडक्ट तो नहीं है बट साइड में बने हुए प्रोडक्ट हैं और बेकार नहीं है, उससे क्या है ओवरऑल प्रोडक्शन जो रेट है वो घट जाती है, कॉस्ट घट जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एनोड मड विच कंटेन्स द प्रेशियस मेटल्स। धीरे धीरे ये रॉड जो है, पता चला ये 10 किलो की रॉड थी, रह गई 2 किलो की बस। 8 किलो, नियरली 8 किलो कॉपर आयन आए और वो कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया, तो वो 8 किलो कहाँ जाके चिपक गया? कैथोड पर। तो कैथोड की रॉड प्लेट तो हो गई बहुत हैवी, ये हो गया बहुत हल्का, दोनों को रिप्लेस कर दिया, प्योर कॉपर मिल गया, इसे यूज कर लेंगे। नई रॉड लगा दी, फिर नई प्लेट लगा दी, फिर इलेक्ट्रोलिसिस चालू रखा। लाइक दैट सर्कुलर में चलता रहता है एंड इम्प्योर रॉड डिसॉल्व्स, दोस कॉपर आयंस गेट रिड्यूस्ड एंड डिपॉजिट ऑफ द कैथोड। प्योर मेटल प्लेट जो थी उस पर चिपकता जाएगा कॉपर एंड दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन द प्योर मेटल, वेरी प्योर मेटल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 99.9%. तो प्योरीफाई रिफाइनिंग कॉपर ऑफ द 99.9% टाइप. Finally, copper is obtained which is used for electrical conduction in the metallic wires. तो गाइज ये था पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज था. बात आती है कि सर कॉपर का रिफाइनिंग कर सकते हैं तो क्या किसका रिफाइनिंग कर सकते हैं? और जिंक कर सकते हैं? हाँ. निकल? हाँ. टिन? हाँ. गोल्ड? नो. गोल्ड ना ऑक्सीडाइज होता. गोल्ड से पहले तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा. गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 से भी ज्यादा नेगेटिव है, तो गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उससे पहले तो वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, तो गोल्ड कैन नॉट बी प्योरीफाइड. तो फिर कौन सी मेटल प्योरीफाई होती हैं? लिखेंगे इस बात को. पहले ये बात पूरी नोट करो, ये इंपॉर्टेंट था. हालांकि इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं, मेटलर्जी में. बट मेटलर्जी में मैं यही बता दूंगा, फॉर डिटेल्स रेफर टू, मैं बस इतना डायग्राम बता कर, फॉर डिटेल्स रेफर टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मैं यही बोल दूंगा, यहीं पढ़ो सारी बात, यहीं डिटेल में बता रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेटलर्जी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट करो पूरी बात. Metals like copper, zinc, tin, nickel, etc. are refined by electrolysis of their एक्वस सॉल्यूशन. तो एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन हो जाते हैं. अच्छा, हाईली एक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस. क्यों? क्योंकि वाटर का फिर रिडक्शन हो जाएगा, उनके आयनों का रिडक्शन नहीं होगा. तो सिल्वर तक, तो मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा कैन नॉट बी रिफाइंड by this method. नहीं हो सकती. Metals like aluminium and above in electrochemical series. Metals like aluminum and above in the electrochemical series like sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. cannot be refined
by their aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन द्वारा वो भी इलेक्ट्रोलाइट वो भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कौन सी मेटल ऑब्टेन की जा सकती हैं, प्योरीफाई की जा सकती हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम के बाद वाली और सिल्वर इंक्लूडिंग सिल्वर तक वो इलेक्ट्रोलाइज हो सकती हैं। तो मेटल आफ्टर एल्यूमिनियम and up to silver including silver can be purified। तो मेटल आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इंक्लूड नहीं करना है, आफ्टर एल्यूमिनियम, तो मेटल आफ्टर एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड अप टू सिल्वर इंक्लूडिंग सिल्वर इन ECS electrochemical series can be purified by their aqueous salt solution। तो सिल्वर तक, तो एल्यूमिनियम से नीचे और सिल्वर तक की मेटल्स को आप प्योरीफाई कर सकते हो। हालांकि सिल्वर भी ऑब्टेन नहीं करते, सिल्वर के भी और मेथड्स हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, बट थ्योरेटिकली वी कैन डू इट। तो गाइस ये पॉइंट्स थे, यू शुड रिमेंबर। सिल्वर गोल्ड ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिफाइन नहीं हो सकते। तो मेटल्स लाइक दिस कैन नॉट बी रिफाइंड बाय दिस मेथड, इस तरीके से रिफाइन नहीं होंगे। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम अबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन नॉट बी रिफाइंड बाय देयर एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा करके नहीं ऑब्टेन कर सकते। मेटल्स आफ्टर एल्यूमिनियम एंड अप टू सिल्वर in ECS can be purified by their aqueous solution, aqueous salt solution। दो बार आ गया, aqueous salt solution। ये था पॉइंट गाइस, नोट करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल डिपोजिशन और प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ, मान लो ऐसे कह दें कि 1 लीटर 1 m कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, फर्स्ट फाइंड mass of copper and volume of gases evolved at STP if 1 Faraday of electricity is passed in the solution। Also find pH of the solution। Also find pH of resulting solution। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट फाइंड pH of resulting solution if 3 Faraday electricity is supplied। मतलब फर्स्ट पार्ट इंडिपेंडेंट है, सेकंड पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सब कुछ इसमें सप्लाई किया गया है। तो सेकंड पार्ट में पीएच बतानी है फाइनल सॉल्यूशन की, यदि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई हो इंस्टेड ऑफ 1 फैराडे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। कैसे आएगा जरा एक बार आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, डू इट।
पढ़ा क्वेश्चन आपने, देखो क्वेश्चन में 1 लीटर 1m कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर 1m एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। चलो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा। एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो अभी हमने टेबल बनाई भी थी और कहा भी था कि कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा। कॉपर 2+ के कितने मोल्स हैं जरा देखना, 1 लीटर इंटू 1 मोलर तो 1 मोल। और इलेक्ट्रिसिटी कितने फैराडे पास किया आपने, 1 फैराडे। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है। साफ दिखता है यहां पर 1 मोल कॉपर 2+ को पूरा रिड्यूस कराना अगर हो तो हमें 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और है हमारे पास केवल कितनी, 1 फैराडे। सुनो लिमिटिंग रिएजेंट कौन, कॉपर 2+ 1 मोल है, इसको पूरा इलेक्ट्रोलाइज करा के कॉपर मेटल ऑब्टेन करना है तो आपको 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलोगे, 2 फैराडे। और है हमारे पास 1 फैराडे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ गई। तो ये क्या हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कम पड़ गई तो उसके बेसिस पे कॉपर ऑब्टेन होगा। तो 2 फैराडे से 1 मोल खर्च होता है तो 1 फैराडे से आधा ही मोल खर्च हुआ। तो इसका मतलब हाफ मोल कॉपर 2+ सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो फिर आधा ही मोल मिलेगा, ये हाफ मोल ही ऑब्टेन हुआ है। तो फिर मास ऑफ कॉपर कितना मिला, कॉपर का मास हो गया कितना, हाफ मोल इंटू 64 मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ कॉपर का एटॉमिक मास 64 तो कितना 32 ग्राम। दैट्स इट, यही आंसर था। तो देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी लिमिटिंग रिएजेंट है या कॉपर 2+ लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिया है। अच्छा और क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इवॉल्व्ड, नहीं यहाँ कैथोड पे तो कुछ नहीं हुआ, जरा एनोड पे देखें। एट एनोड पहला ही पार्ट चल रहा है अभी, नहीं सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन ना होता है आसानी से, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो 2H2O लिक्विड, O2+, 4H+, 4E। तो यहां से ये ऑक्सीडेशन होगा। तो जरा एक बात देखना, हमें वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इवॉल्व करना है STP इफ द 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। साफ दिखाई पड़ता है कि 4 फैराडे इक्वेशन में 4 फैराडे से, ये 4 फैराडे से 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल O2 मिलता है गैस का। तो 4 फैराडे से 1 मोल मिलेगा तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा, तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा, अरे समझो मेरे भैया 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 फैराडे से 1 मोल मिलते हैं तो 1 फैराडे से कितना, O2 कितना मिला, 1/4 मोल O2 गैस। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 कितना ऑब्टेन हुआ STP पर, 1/4 मोल इंटू मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर। ये होता है वैल्यू। 22.4 अब भूल जाओ, अब तो 22.7 यूज किया करो। आप सॉल्व करोगे तो कितना, 4 5 20, 2 27, 4 6 24, 3 0 7 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। दैट्स इट, यही आंसर है। तो गाइज ये तरीका था। ऑल्सो फाइंड आउट द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अरे H+ भी तो बना, 4 फैराडे से 4 मोल H+ बनता और 1 फैराडे से कितना मिला, 1 मोल H+। 4 फैराडे से 4 मोल H+ मिलता तो 1 फैराडे से 1 मोल H+। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ फाइनली इन द सॉल्यूशन, 1 मोल अपॉन 1 लीटर 1m। तो pH की वैल्यू कितनी हो गई, 0। स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। तो गाइज ये आंसर थे। 3 आंसर कौन से, मास ऑफ द कॉपर 32 ग्राम, वॉल्यूम इज दिस मच। सभी केसेस में आप चेक करो, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे यू हैव टू सॉल्व। जरा सेकंड पार्ट पे आओ। क्वेश्चन देखने में आसान लगता है बट क्वेश्चन ट्रिकी है। फाइंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो pH बतानी है तो कैथोड पर क्या होगा, पहले तो कॉपर 2+ का रिडक्शन हुआ, क्या मिला, कॉपर सॉलिड कितना, ये 1 मोल था। अब ये 3 फैराडे है। अब इलेक्ट्रिसिटी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, अब कॉपर 2+ लिमिटिंग रिएजेंट है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा खर्च हुआ और 1 मोल कॉपर 2+ को निपटाने में 2 फैराडे खत्म हो गए तो 1 फैराडे बच गया।
कॉपर मिल गया 1 मोल, ठीक है, 1 मोल कॉपर इज ऑब्टेन। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अभी बची रह गई, अब ये कुछ तो करेगी, क्या करेगी, वाटर का रिडक्शन करवाएंगे। तो ये कैथोड पर हो रहा है, कॉपर 2+ निमटने के बाद किसकी बारी, वाटर की बारी। तो वाटर विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म H2 गैस प्लस 2OH माइनस। अभी 1 फैराडे बचा हुआ है, 2 फैराडे से 2 मोल, तो 1 फैराडे से 1 मोल OH माइनस बन के आया है। ठीक है, देखते हैं जरा एनोड पर देखो। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर सल्फेट आयन का तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा O2 प्लस 4H प्लस 4E। कितने फैराडे पास करवाएं, 3 फैराडे। हमें तो पीएच चाहिए, अब O2 मत कैलकुलेट करो, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। 4 फैराडे से 4 मोल मिलेंगे, तो 3 फैराडे से 3 मोल मिला, 3 मोल H प्लस, 3 मोल H प्लस आया, 1 मोल OH माइनस, तो 1 मोल OH माइनस 1 मोल H प्लस को खा के वाटर बना लेगा, तो 2 मोल H प्लस बचे हुए हैं, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई 2 मोल अपॉन वॉल्यूम, तो 2m, तो pH की वैल्यू हो गई -log(2) -0.3, यही है pH। तो सर क्या pH नेगेटिव हो सकती है, हाँ हो सकती है, pH कैन बी नेगेटिव एंड द आंसर इज -0.3। तो गाइज ये था आंसर, pH की वैल्यू और स्ट्रांगली एसिडिक हो गया सॉल्यूशन। H plus concentration is 2m. So like that you have to calculate. सर ये तो 3m था, 2 क्यों लिया, अरे 1 मोल H प्लस को 1 मोल OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इफेक्टिवली कितने मोल H प्लस बनेंगे, 2 मोल H प्लस। मेरी कैलकुलेशन मत देखो, रफ कॉपी उठाओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है ही, खुद सॉल्व करो तो समझ पाओगे आप। एक नहीं 2 बार सॉल्व करना, बहुत बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है, अच्छा सवाल है ये। लिमिटिंग रीजन का यूज करते हुए यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को कई बार एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार करना ही पड़ता है, तो नोट इट डाउन, विल टेक मोर क्वेश्चंस। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ gases evolved on STP if 1 liter 1 m, मान लो ऐसे बोल दो, if 1 liter 0.1 m CH3CONA is electrolyzed till all acetate ion are exhausted। ये है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो, अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन में तो समझ जाओगे। इट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा कॉमन रिएक्शन है ये, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने का मेथड होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक्वस सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया सोडियम एसीटेट का, कब तक, जब तक कि सारा एसीटेट आयन एग्जॉस्ट नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। तो बताओ टोटल वॉल्यूम द गैसेज इवॉल्व कितना होगा एसटीपी पर। अच्छा मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी अब 22.4 मत लिया करो, क्या लिया करो 22.7 लीटर पर मोल। डू इट, सॉल्व द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को, आप पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराओ एट कैथोड।
कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी वाटर का रिडक्शन, Na+ का तो होता नहीं, H2 + 2OH माइनस। और एनोड पर एनोड पर एसीटेट आयन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म C2H6 गैस प्लस 2CO2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा एक बार देखना, हमने जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, जब तक कि एसीटेट आयन पूरा नहीं खत्म हो गया। एसीटेट आयन के मोल्स कितने हैं जरा देखना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 मोल हैं। तो 0.1 मोल पूरा निपटाने के लिए हाउ मनी, 2 मोल के लिए 2 फैराडे, तो 0.1 मोल के लिए हाउ मनी 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से है ये कि 2 मोल के लिए 2 फैराडे चाहिए और 0.1 मोल है केवल एसीटेट आयन, तो 0.1 मोल एसीटेट आयन को निपटाना है, इलेक्ट्रोलाइज करवाना है। तो हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। तो जरा आप देख लो, 2 फैराडे से 2 मोल, तो 0.1 फैराडे से 0.1 मोल CO2 गैस। यहां आओ, 2 फैराडे से 1 मोल गैस मिलेगी इथेन, तो फिर 0.1 फैराडे से 1/2 इंटू 0.1 0.05 मोल C2H6 गैस, इथेन गैस इज इवॉल्व्ड। अब केवल यही गैस नहीं है भैया, हाइड्रोजन भी तो गैस है, इसे भी तो काउंट करो। और ये तो सीखा हुआ है आपने, इक्वल चार्ज पासेज एट कैथोड एंड एनोड। अगर करंट एफिशिएंसी ऑफ कैथोड एंड एनोड आर इक्वल, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड और पासेस एट कैथोड एंड एनोड। तो 0.1 फैराडे जब एनोड में पास हुआ है, तो 0.1 फैराडे ही कहां पास हुआ होगा, कैथोड पर। अरे सुन रहे हो ना, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पे पास होती है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी एनोड पे पास होती है। तो 0.1 फैराडे अगर एनोड पे पास हुए हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पे भी पास हुई होगी। तो जरा देखना, 2 फैराडे से 1 मोल, तो फिर 0.1 फैराडे से 0.05 मोल। तो टोटल मोल्स ऑफ द गैसेस कितने हो गए टोटल, देखना, हाइड्रोजन 0.05, C2H6 0.05, CO2 0.1 मोल, 0.2 मोल हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 22.7, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 4, 4.54 लीटर आंसर। ये है आंसर। So these many liters of the gas is evolved at STP due to the electrolysis in coal base electrolysis। तो पूरा मेथड कहलाता है ये coal base electrolysis। This is called coal base electrolysis। Again important question। मैं क्लास में थोड़ा वैरायटी वाले क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको सोचने का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाए। क्लास के क्वेश्चंस को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना करो आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस, एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज DPP एंड शीट। आप टेस्ट के क्वेश्चंस को, टेस्ट को, पेपरों को, अब तो खैर पेपर मिलता नहीं है, ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करते हो आप, बट उनको भी ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में उन क्वेश्चंस को, टेस्ट को दोबारा फिर अपीयर कर सकते हो आप, बाद में प्रैक्टिस करने में काम आते हैं। तो गाइज ये था क्वेश्चन। विल टेक मोर क्वेश्चन, नोट इट डाउन, लिखो इसको। कैडमियम अमलगम cadmium amalgam is prepared by electrolysis of a solution
by electrolysis of a solution of CdCl2 using a mercury cathode. Using a mercury cathode, how long a current of 9.65 ampere be passed in order to prepare in order to prepare 10% cadmium amalgam on a cathode of 2 gram mercury. कैडमियम का एटॉमिक वेट 112 दिया हुआ है। गाइज ये है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मरकरी या कैथोड एक और बहुत कॉमन जगह यूज करते हैं, मैंने पढ़ाया भी था, ओवर वोल्टेज में, ओवर पोटेंशियल में। कहाँ? कास्टनर केल्नर सेल में कैथोड मरकरी का यूज करते हैं, तो सोडियम आयन का रिडक्शन होता है, सोडियम अमलगम मिलता है, एंड दैट इज द मेथड यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। पहले एक क्वेश्चन देखो क्या है ये, पढ़ो क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। कैडमियम अमलगम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड यूजिंग ए मरकरी कैथोड। तो मरकरी कैथोड पर कैडमियम आयन का रिडक्शन कराया होगा, जब तो कैडमियम मेटल मिली, और कैडमियम मेटल मरकरी लिक्विड में डिसॉल्व करा लिया तो CdHg का अमलगम बन गया। ये कहा है क्वेश्चन ने, कितने लंबे समय तक, कितने टाइम तक हमें करंट सप्लाई करनी होगी ऑफ दिस मच एम्पियर in order to prepare 10% cadmium mercury on a cathode of 2 gram of mercury। तो मरकरी 2 ग्राम लिया है। मान लो कैडमियम का मास जो है वो x ग्राम बना है, तो फिर 10% है कैडमियम मरकरी अमलगम, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कैडमियम इन अमलगम इज इक्वल टू 10% बाई मास ही होते हैं सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्राम जो कैडमियम अमलगम बना है, x ग्राम जो कैडमियम था वो किसके बराबर होगा? 10% ऑफ द टोटल मास। तो 10% ऑफ टोटल मास कितना? 2 + x ग्राम। अरे सुन लो, कैडमियम x ग्राम बना, मरकरी 2 ग्राम लिया, तो टोटल अमलगम का मास कितना मिला? 2 + x। उसका 10% मास कौन है? कैडमियम। तो कैडमियम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10% ऑफ 2 + x। तो x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 + x, 0.2 + 0.1x, 1.1x इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू 2/11 ग्राम। आ गया? अब तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा? W इज इक्वल टू E/96,500 इंटू I इंटू T। एफिशिएंसी कुछ दी है क्या? कुछ ना दी, तो फिर 1 मान लेंगे। कितना मास? 2/11। इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी फैक्टर इज 2 फॉर कैडमियम, तो 112/2 इंटू 96,500 इंटू I 9.65 इंटू टाइम T वी हैव टू कैलकुलेट। मैं T की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ। हमारे पास वैल्यू आती है 32 अरे ये 0.9 था, मैंने गलत ले लिया, 1 में से घटाओगे ना तो 0.9 आएगा ये, तो 2/9 है ये। करेक्शन कर लो, कैलकुलेशन देख लिया करो आप। तो 2/9 ग्राम। यहां से जब सॉल्व करोगे तो T कम्स आउट टू बी 39.68 सेकेंड। तो गाइज ये है आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो लाइक दैट क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रेफरेंशियल डिपोजिशन। नोट करें,
Another question, let's take another question. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, कैलकुलेट the ratio of mass of products deposited at cathode if 1 Faraday electricity is passed through three electrolytic cells containing solution of copper sulfate, silver nitrate and auric chloride AuCl3 connected in A. series, B. parallel. If charge passed in the three cells are in the ratio 1:2:3 respectively. अच्छा, सिल्वर एटॉमिक मास 108, कॉपर 63.5, गोल्ड 197. करो सॉल्व क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन. जितना बड़ा सवाल नहीं है उससे छोटा इसका आंसर है. इजी क्वेश्चन है ये. अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को एक बार. क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो पहला पार्ट, 3 सॉल्यूशन है. 1 फैराडे मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है. कौन? कॉपर सल्फेट, कौन? सिल्वर नाइट्रेट, कौन? गोल्ड क्लोराइड. तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर आयन का, तो कॉपर मिलेगा. इसका वैलेंसी फैक्टर 2, सिल्वर आयन का वैलेंसी फैक्टर 1 और गोल्ड आयन का वैलेंसी फैक्टर 3. तो मास का रेशियो क्या होगा? तो आपको तो पता है क्यू सेम है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन सीरीज. अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम होगा. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. तो W ऑफ कॉपर इज टू W ऑफ सिल्वर इज टू W ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू equivalent weight of copper is to equivalent weight of silver is to equivalent weight of gold, and that is equal to copper 63.5 upon 2 is to 108/1 is to 197/3. यही आंसर है. सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन. जरा सेकंड पार्ट पे आओ. देखो सेकंड पार्ट. इस बार चार्ज पैरेलल में कनेक्टेड है और चार्ज पास इन द 3 सेल्स आर इन द रेशियो 1:2:3. तो इसका मतलब अगर टोटल चार्ज Q है तो 3 और 2 5 और 1 6, तो Q/6 पहले में गया, 2Q/6 दूसरे में और 3Q/6 तीसरे वाले सेल में गया. तो इसका मतलब इस बार चार्ज सेम नहीं है, Q नॉट सेम. तो फिर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू E. भाई फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू E/96,500 इंटू Q. तो इस बार W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू E. तो W1 W ऑफ कॉपर इज टू W ऑफ कौन? सिल्वर, W ऑफ गोल्ड.
इस बार केवल इक्विवेलेंट मास का रेशियो नहीं है, क्यू ई का रेशियो है। तो चार्ज कितना, क्यू अपॉन 6 इंटू इक्विवेलेंट मास 63.5 अपॉन 2 इस टू 2q अपॉन 6 इंटू इक्विवेलेंट मास 108 अपॉन 1 इस टू 3q अपॉन 6 इंटू 197 अपॉन कितना 6 क्यों, वैलेंसी फैक्टर 3। चार्ज का रेशियो भी लेना है तो q कैंसल्ड आउट, तो बस आंसर आ गया, देख लेंगे 63.5 अपॉन 12 इस टू 1 अपॉन 3 108 अपॉन 3 इस टू 197 अपॉन 2 6। सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। कहने का मतलब ये है अगर चार्ज सेम है सीरीज में तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और चार्ज सेम नहीं है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू E। तो Q इंटू E का रेशियो ले लिया तीनों का, यू गेट योर आंसर। तो ये थे सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन। नोट करें। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जैसे मैंने कहा था कि इस चैप्टर के 3 मेन पार्ट्स हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया द बिगेस्ट पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसमें कम समय लगता है जिसमें हमने प्रेफरेंशियल डिपोजिशन की बात की, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात की, फैराडेज लॉज की बात की, और तीसरा नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेंगे उसको भी। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। कंडक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या डिफरेंस है बात करेंगे। तो कंडक्शन का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मूवमेंट हो चाहे वो आयनों के फॉर्म में मूवमेंट हो। तो अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आयंस हैं सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, तो वो आयनों का मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सो मूवमेंट ऑफ आयंस इन molten electrolyte or aqueous electrolyte under electric field। ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो मूवमेंट ऑफ आयंस इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब चलो यहीं पे हम डिवाइड कर लेते हैं पूरे एनालिसिस को। लेफ्ट साइड में 2 तरह के कंडक्शन होते हैं, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। दूसरा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जिसके बारे में हमें बात करनी है। जरा अंतर देखना, मेटालिक कंडक्शन जनरली कंडक्शन का मतलब यही समझते हैं, फिजिक्स में पढ़ते भी हो आप। मान लो ये ट्यूबलाइट या बल्ब मान लो स्विच ऑन करना है तो आपने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, ये रहा स्विच। जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये एक लाइट ग्लो कर जाएगी, पंखा चल जाएगा, फैन विल स्टार्ट रनिंग। तो क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। कंडक्शन क्या हुआ, मेटालिक वायर में हुआ, और मेटालिक वायर में कंडक्शन किस कारण से होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। एक जैसे लगते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब आयंस का मूवमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो लिख लो पॉइंट वाइज डिफरेंस। 1, इट इज द मूवमेंट ऑफ electrons in metallic wire under electric field। So it is the movement of electrons in metallic wire under electric field।
Second, electrolytic conduction. What is electrolytic conduction? The movement of ions in the molten electrolyte और जैसा ऊपर लिखा हुआ है और in aqueous solution under electric field. तो movement of ions of an electrolyte in molten state or aqueous solution form under electric field. So it is the movement of the electrons in the metallic wire under electric field, movement of ions of electrolyte in molten state. molten state मतलब पिघला दिया, लिक्विड फॉर्म में ले आया, जैसे सोडियम क्लोराइड है, रूम कंडीशन पे तो सॉल्ट है ये, टेबल सॉल्ट, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड इसे मेल्ट कर दो, हीट कर दो, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, इट विल मेल्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म. तो लिक्विड में Na+ and Cl- बिकम मोबाइल. लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मतलब विच कैन फ्लो, which have the property to flow from one place to other undergoing the translational or rotational motions. सॉलिड्स के अंदर तो केवल एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो आयंस होते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट फ्रॉम द मीन पोजीशंस, बट दे कैन नॉट ट्रांसलेट और रोटेट. बट इन केस ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बी एक्टिव. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटालिक कंडक्शन, मेटल वायर्स की कंडक्शन. हमें ये नहीं पढ़ना, हमारा फोकस ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, वी हैव टू फोकस ऑन इट. अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है? मेटालिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, number of valence electrons per metal atom, etc. बहुत सारे फैक्टर हैं. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल एटम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. जबकि ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, सॉल्यूशन फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मान लो सॉल्यूशन फॉर्म में कह रहे हैं, तो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्शन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आयंस ज्यादा बनेंगे. कंडक्ट कौन करता है? आयंस करते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं. तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्शन काफी ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस कम आएंगे तो कंडक्शन कम होगा. तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ सॉल्वेंट. इन सब पे तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, टेम्परेचर पर, एटसेट्रा. सो लाइक दैट इट डिपेंड्स ऑन. तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन में आता भी है. मेटालिक कंडक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कर्नेल्स होते हैं, मेटल कर्नेल्स, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है एंड दैट हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, उनका मूवमेंट हिंडर होता है तो कंडक्शन घटता है. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्शन घटता है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें. जबकि यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर
विस्कोसिटी सॉल्यूशन की घट जाती है और विस्कोसिटी घट गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस डिक्रीज्ड, मूवमेंट बिकम्स फास्टर, मोबिलिटी इज इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटेगी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन विल इंक्रीज। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटेगी। विस्कोसिटी का तो आप फील आप जाते हो, गाढ़ा सोल्यूशन है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है और पतला सोल्यूशन है तो विस्कोसिटी कम है। आप मान लो स्विम कर रहे हो पानी के अंदर, पानी में करते हैं स्विम, तो एक रेजिस्टेंस होता है। आप फ्री दौड़ रहे हो हवा में तो हवा की विस्कोसिटी बहुत कम है, ज़्यादा तेज दौड़ पाओगे। पानी में तो नहीं मूव कर पाते ना, धीरे धीरे मूव करते हैं यूं करके। समझ में आ रही है बात? बट यही अगर मान लो आपसे कह दिया कि जाए नहीं आप पानी में नहीं, ग्लिसरोल में, स्विमिंग पूल में मान लो ग्लिसरोल है, शहद है, शहद भर दिया साफ पूरे में, आपसे कह भी देना कि शहद चाट भी लेना, खा भी लेना, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, और जरा दौड़ के दिखला दो, दौड़ लोगे क्या शहद में? विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस फॉर द मूवमेंट विल बी मोर एंड द मोबिलिटी विल बी लेस, कंडक्शन वुड बी लेस। हाँ, लेकिन मोबिलिटी का क्या इफेक्ट है, ऑल दैट वी शैल लर्न। मोबिलिटी होती क्या है ये भी बात करेंगे, आएगा अभी इसी में। तो ये एक तरीके से हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्शन की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, बट आवर फोकस इज ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन इज द रीजन और जोन ऑफ फिजिक्स गाइज, फिजिक्स टीचर्स विल टेल यू। चलिए हेडिंग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ऑल दोज टर्म्स वी आर गोइंग टू डिफाइन हियर। पहले पूरी बात यहाँ तक की नोट करो। जैसे सम डेफिनेशंस अबाउट द कंडक्शन, आप जैसे मेटालिक वायर के लिए आप क्या बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो कि रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A वेयर। चलो वेयर तो बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल वायर के लिए क्या बोलते हो, लेंथ ऑफ द वायर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इस तरीके से बोलते हो। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टिविटी रो इंटू L अपॉन A, ये तो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, ये सिंपल। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो कहलाएगी, अब यहां से अगर देखो तो ओम सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड ओम सेंटीमीटर। अब जरा इसका रेसिप्रोकल लो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L। 1 अपॉन R कहलाता है G कंडक्टेंस, 1 अपॉन रो कहलाता है K कप्पा, कप्पा बोलते हैं इसको कंडक्टिविटी। हम कप्पा तो बार बार अच्छा नहीं लगता, बच्चे और हंसते हैं, हंसने की तो पता नहीं क्या बात है, कप्पा ही तो है, तो K बोल देते हैं इसको कंडक्टिविटी K। कप्पा ना बोल के क्या बोल देंगे, K इंटू A अपॉन L। तो यहाँ से K की वैल्यू हो गई G इंटू L अपॉन A। K इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। G कहलाता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या कंडक्टेंस, और L बाई A को हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड, सेल के लिए हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके लिए हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, जिसकी यूनिट अगर देखें तो क्या हो जाएगी,
ऊपर लेंथ है अपॉन एरिया है, तो लेंथ की पावर -1, दैट मीन्स सेंटीमीटर -1 और मीटर -1। कंडक्टेंस है ये, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम-1 और मो। ओम का उल्टा मो। अच्छा ये और इसे साइमंस भी बोलते हैं, और साइमंस, एस स्टैंड्स फॉर साइमंस। तो म्यू ओम-1 और मो और साइमंस। तो फिर के की यूनिट क्या हो गई, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की यूनिट क्या हो गई, यह तो हो गया साइमंस और ये सेंटीमीटर -1, तो साइमंस सेंटीमीटर -1 और साइमंस मीटर -1। पहली यूनिट हो गई सीजीएस में और दूसरी यूनिट हो गई एसआई यूनिट में। तो इस तरीके से एक टर्म डिफाइन करते हैं। आर इज द रेजिस्टेंस ओम में, रो इज द रेजिस्टिविटी, ओम सेंटीमीटर हो गया यूनिट के हिसाब से अगर देखोगे तो। रेसिप्रोकल लिया तो G इज द कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू G। G इज कॉल्ड कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट साइमंस है या ओम-1 या मो, और L/A जो है वो सेल कांस्टेंट कहलाता है। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल वायर में ये टर्म बढ़िया समझ में आते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ सर लेंथ ऑफ द वायर L है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस मान लो जो भी क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है, जो भी है उसका एरिया A है, फाइन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जहाँ पर एक सेल लेते हैं, दो प्लेटें डिप्ड होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, वहाँ A क्या है, वहाँ L क्या है, उनके बारे में बात करें तो एक डायग्राम बनाओ यहाँ। This is L. ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है एंड दिस इज एरिया A which is dipped into the solution. Electrolyte. And this is area A of the plates. एक बार ड्रॉ करो, मैं बताता हूं क्या है ये। मेटालिक वायर के लिए तो L समझ में आता है, लेंथ ऑफ द वायर। मेटालिक वायर के लिए ए भी समझ में आता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, सर्कुलर है, स्क्वायर है, ओवल है, जो भी है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केसेस में आप एल कैसे डिफाइन करते हो, ए कैसे डिफाइन करते हो, उनके वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बैटरी है, एक बार ड्रॉ करो, ड्रॉ इट। बना लिया। सुनो अब देखो, जैसे मैंने कहा मेटालिक वायर के लिए तो समझ में आती है बात, एल क्या है, ए क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो यहाँ भी तो कंडक्शन हो रहा है। मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनों में टूटा हुआ होगा, आयंस विल बी प्रेजेंट एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, कौन, बैटरी अप्लाइज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है बिटवीन द मेटल प्लेट्स, और वो इन मेटल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आयंस होते हैं दे एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिनकी वजह से वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। कैटायन है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा, एनायन है तो पॉजिटिवली चार्ज की प्लेट मूव करेगा, और मूवमेंट ऑफ आयन होगा तो कहोगे कंडक्शन हो गया। यही तो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट जो आयंस हैं दे मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज, एंड ये टर्म कहलाता है सेल कांस्टेंट।
एक्चुअली किसी गिवन सेल के लिए ये जो प्लेट्स होती हैं ये वेल्डेड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है L वो भी फिक्स्ड होती है और एरिया A दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो L अपॉन A कहलाता है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका कांस्टेंट है ये, यूनिट सेंटीमीटर -1 या मीटर -1। सो व्हाट इज L? द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। तो L इज separation between two parallel plates। ये जो इलेक्ट्रोड्स बन गए हैं तो ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, दैट इज कॉल्ड L। अच्छा, व्हाट इज A? बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल प्लेट which is projected with each other and dipping into the solution। लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटल प्लेट which is dipped in electrolyte solution। ये मिक्सिंग ना हो जाए तो थोड़ा सा ऐसे लिख लो। हाँ, तो A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल प्लेट विच इज डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्टेड विद ईच अदर। प्रोजेक्टेड एरिया बोल दो इसको दोनों मेटल प्लेट्स में। कैसे मैं समझा देता हूँ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल प्लेट विच इज डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये दो मेटल प्लेट हैं पैरेलल है। मान लो ये वाली मेटल प्लेट है, ये जो पाम है, हथेली है, दोनों हाथ की जो हथेली हैं ये मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल है ये। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? वो तो L हो गई, ठीक है। वो तो मान लो इस पाम का एरिया A है और ये दोनों पाम मान लो डूबे हुए हैं सॉल्यूशन में और पैरेलल भी हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे देखो, ऐसे यूं इधर आकर के दोनों पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्लीकेबल बिटवीन देम एंड दिस इज एरिया A। मगर मैं एक प्लेट को अगर ये पूरा प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, पूरा प्रोजेक्टेड एरिया, प्रणाम, समझ गए? तो ये पूरा प्रोजेक्टेड एरिया है। मान लो मैं एक प्लेट को आधा ऊपर खिसका दूं, अब प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया? देखो ऐसे ऐसे। अब प्रोजेक्टेड एरिया कितना हुआ? A/2। तो A/2 शुड बी पुट इन द फॉर्मूला। सो A इज द प्रोजेक्टेड एरिया बिटवीन प्लेट्स पैरेलल एंड डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन। और पूरी प्लेट को ऊपर बाहर निकाल दिया तो पता चला प्रोजेक्टेड एरिया रहा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही नहीं पाएगा उनके बीच में, एंड A बिकम्स 0, नो कंडक्शन। अच्छा, डिप भी होना चाहिए सॉल्यूशन में। पता चला दोनों प्लेट पैरेलल हैं, A इज द कॉमन एरिया। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट भरना भूल गए, हवा ही है। अरे हवा थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो हवा थोड़ी मूव करेगी। Molecules do not move under electric field. Ions experience the force of attraction under electric field. तो आयंस का मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा। तो हवा होगी तो क्या जाएगा? कुछ जाएगा थोड़ी। तो इसका मतलब डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस इज द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल प्लेट्स। तो यहां लिख दो मेटल प्लेट्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल प्लेट्स, प्रोजेक्टेड या कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल प्लेट्स विच आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड दिस। तो इसका मतलब दो मेटल प्लेट, दोनों पैरेलल, डिपिंग इनटू सॉल्यूशन, एरिया A इफेक्टिव। एक प्लेट को आधा ऊपर उठा दिया ऐसे करके, आधा ही एरिया इफेक्टिव है तो A/2, ऑफ कोर्स डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन। और यदि पैरेलल भी है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरना भूल गए, नो कंडक्शन, हवा मूव नहीं करेगी, तो दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। तो समझ के बात को। तो A शुड बी केयरफुली टेकन। कभी कभी क्वेश्चन घुमाएगा तुम्हें, कहेगा कि प्लेट को आधा ऊपर उठा दिया तो बताओ कंडक्शन कितना हो गया। तो फॉर्मूले के अंदर A शुड बी टेकन एज A/2 देन। I hope you understood the point. So this is the meaning of electrolytic conduction, electrolytic cell in which conduction is occurring when the potential difference is applied, electric force is applicable between the metal plates, ion move towards the respective positive and negatively charged plate, and because of that we observe electrolytic conduction. चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, इसको नोट करो। इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।